वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का अपनी कक्षा की क्लासेस में स्वागत है। मैं के सर आप सभी का इस क्लास में वेलकम करता हूं। वेरी गुड इवनिंग वैष्णवी, अभिषेक, साईराज, धीमाही, अनुराग, सागर, स्वागत है आप सबका। पारुल, वेदांत, घनश्याम, जिनल, प्रियांशु, अथर्व, सौम्य, प्रिंस, कुंदन, करण, सत्यवीर। अच्छा, तो पुणे से लव, थैंक यू, क्या बात है। चलो एक एक बार अपने अपनी जगह का नाम लिख दो, कहाँ किस किस शहर से आप हो वो भी लिखो, पता चले कितना हम ऑल ओवर द इंडिया है। हाँ, किस जगह से आप हो अपने शहर का नाम जरूर लिखे। अचिंत्या, अनिकेश, अंशुल, वेरी गुड इवनिंग। यस यस यस, किस किस जगह से है वो लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं एक बार, है ना। अपने बारे में बताऊंगा, हमारी जर्नी की बात करेंगे, जेई के लिए क्या करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। आज हम चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री को हम का पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। एक बार देखता हूँ, देखिए कमेंट। अच्छा अच्छा यार, बहुत सारे कमेंट निकल गए। मैं स्क्रीन पॉज हो गई थी, तो एक बार वापस से जिन्होंने लिख दिया वो भी वापस से लिख दे। अयोध्या, झारखंड, नेपाल, समस्तीपुर, जमशेदपुर, बोधगया, देहरादून, पटना, कोटा, निधि, उत्तर प्रदेश, हम्म, और राजकोट, मिर्जापुर, लिखते जाइए। आसाम, ओहो, अमरावती, छत्तीसगढ़, बिहार। बिहार मत लिखो बेटा, जगह का नाम लिखो यार इसे। दिल्ली, न्यू दिल्ली, छिंदवाड़ा, नोएडा, नेपाल बॉर्डर, सूरज, नेपाल बॉर्डर पे कहाँ, गोरखपुर, या और लिखते जाओ लिखते जाओ। चलो मैं भी अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ राजस्थान से हूँ, भीलवाड़ा, आपने शायद सुना हो, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान से। वाराणसी, यस, काम्या, यहीं से मैंने आईआईटी बीएचयू से पास आउट हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आईआईटी बीएचयू से 2002 में पास आउट हूँ। ब्रांच के बारे में मत पूछना यार, ब्रांच में एक्चुअली इसलिए नहीं बताता क्योंकि ब्रांच पूछते ही ना उस ब्रांच से रिलेटेड लोगों को लगता है कि मैं उनके डाउट्स बता दूंगा, बट वो ब्रांच से रिलेटेड मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं है, इसीलिए मैं अपनी ब्रांच नहीं बताता। हाँ, बलिया, आसाम, मेरठ, लखनऊ, गुवाहाटी, मोतिहारी, दुबई, ओहो, सही में। हाँ भाई, तुम्हारा पहले देखे ना, बुर्ज खलीफा के साथ एक फोटो डाल दो पहले खड़े होके। मैं चाहता तो हूँ कि दुबई से हो तुम, बट फिर भी एक कंफर्मेशन के लिए। नहीं, बरेली, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मिर्जापुर, हम्म, सोनीपत, चंडीगढ़, महक, और अरा। अरा ये कहाँ, ये नहीं पता यार मेरे को। अरा एक नांदेड़, नांदेड़ से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े। बॉम्बे, अहमदाबाद, हिसार, पानीपत, ऋत्विक, उधमपुर, हम्म, सलेमपुर, मधुबनी, हल्द्वानी, पूर्णिया, विराटनगर, अच्छा पता है मुझे विराटनगर, चंपारण, मधुबनी, रुड़की, क्या बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि साउथ का थोड़ा, नहीं नहीं, अरे मैंने बोलने ही वाला था, साउथ का थोड़ा प्रेजेंस कम दिख रहा है, बट चेन्नई से कोई दिख गया मेरे को, तो साउथ की प्रेजेंस भी है। हापुड़, हापुड़ भी है, मेरा एक फ्रेंड रहता था अभी, मतलब कॉलेज का फ्रेंड है। मुंबई, हम्म, चलो जी चलो। तो मेरे बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा तो कुछ है भी नहीं बेटा, बस 2000 यानी
आईआईटी बीएचयू से पास आउट हूँ 2002 में, और तब से मैं पढ़ ही रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और शायद थोड़ा बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होगी। इतने सालों में मुझे लगता है कि बहुत साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। क्लासेस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। कभी कभी ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे भी हैं कि जहाँ पर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छे खासे थे, कुछ हंड्रेड्स में भी हैं, उनको भी पढ़ाया है। ओवर द ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, अच्छी रैंक्स भी आई है। तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो कह ही सकता हूँ कि हाँ, जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, जेई मेंस और जेई एडवांस की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप मुझ पर मतलब कहते हैं ना कि ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो। आप सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, बस जैसा कहूँ वो फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि बस सर के ऊपर छोड़ दिया अब हम कुछ करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर छोड़ दिए और जैसा मैं कहता हूँ उसको फॉलो करते जाइए। उसको फॉलो करेंगे तो जेई मेंस या जेई एडवांस में एक अच्छी रैंक हम जरूर ला सकते हैं। हाँ, उसके लिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ में पढ़ेंगे, मैं होमवर्क डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी भी फॉलो करेंगे। बेटा चिंता मत करो, एनसीईआरटी भी पढ़नी होती है, वो भी पूरी करेंगे वो सारी। तो बस यही कहूँगा कि पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो पढ़े हैं उनकी रैंक 1 भी आई है, 2 भी आई है, 3 भी आई है। ऐसे भी हैं टॉप 100 में भी बहुत सारे आए हैं, टॉप 20 में भी बहुत सारे आए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हुए। तो आपको बस वो फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वॉइस कम आ रही है थोड़ी सी, आप अपनी, मेरे हिसाब से मेरे एंड पर ठीक है, चेक कर लिया हमने, है ना? तो चलिए अब, और तो इससे ज़्यादा तो क्या है मेरे बारे में, आईटीबीएचयू से मैंने बता ही दिया है। और शादीशुदा भी हूँ, ठीक है, उसके बाद कोई स्टोरी है नहीं। अब क्या है, एंड, चलिए, है ना? हाँ। किसी ने पूछा सर आईसीएचओ का लेवल और ये, तो मैं आपको बताऊं, देखिए जो केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा ना, उससे आपका इवन ओलंपियाड का लेवल 1 लेवल 2 भी कवर हो जाएगा। क्योंकि बेसिक्स पर हम फोकस करते हैं, यानी बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप कोई सा भी कंपटीशन हो, जहां अगर फिजिकल केमिस्ट्री आएगी वहां आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, वहां आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस जो अभी हम कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से करो। जो क्लासेस में हम पढ़ेंगे, जो होमवर्क में दूंगा, होमवर्क का डिस्कशन करूंगा, वो आपको अच्छी तरह से करना है, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओलंपियाड भी कवर कर सकते हो, एनएसईसी का एग्ज़ाम दे सकते हो, नेशनल ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड। ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ओलंपियाड में गोल्ड मेडल भी जीता है, सिल्वर मेडल भी जीता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और वही कंटेंट मैं आपको भी दूंगा, जो उन्होंने पढ़ा था वही कंटेंट आप लोगों को भी मिलेगा, ठीक है? तो अब इसमें थोड़ा बहुत शायद आप लोगों को पता है, यहाँ पर ये मैं ही हूँ जो कि मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री बताऊंगा। यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा पॉइंट बता दूं। केमिस्ट्री को यहाँ पर हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। यस, कोई पूछा सर ये लाइव क्लास है? बिल्कुल लाइव क्लास है। आप में से देखो सबके कमेंट मैं देख पा रहा हूँ, कुछ के पढ़ पाता हूँ क्योंकि स्पीड के साथ ऊपर चले जाते हैं। तो चलिए एक बार थोड़ा साउंड वापस देख लेना है भैया, है ना? फुल है। देखिए हमने यहाँ पर चेक किया हुआ है, साउंड बिल्कुल सही है, तो आपके एंड पर ही कर। तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री, मैं अभी चैप्टर की सीक्वेंस भी बताऊंगा, ये क्लियर हो जाए पहले। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट है: फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो मैं आपको यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। मेरा नाम है AK के,
पूरा नाम अखिलेश कुमार कांठेड़। कांठेड़ है ये, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसकेएम सर पढ़ाने वाले हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको विजय सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बाकी मैथ्स फिजिक्स भी आप लोगों को आई थिंक पता होगा, मैथ्स फिजिक्स भी विजय सर, एसकेएम सर, ये माई सेल्फ, वीजी सर, सचन सर, जीबी सर, जेपी सर, ये आपको फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाएंगे। तो ये टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है, राइट। तो एक तो बात होगी कि कौन पढ़ाने वाला है, उस पर मैंने आपको फोकस कर दिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर कुछ कुछ बातें हैं जो हमें स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। धीरे धीरे करके हम सब समझेंगे, आराम से समझेंगे, बहुत बेसिक से हम चलेंगे, ग्रेजुअली हमारे लेवल को हम बढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे और जेई एडवांस लेवल या इवन ओलंपियाड लेवल ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम हर एक स्टेप पर साथ में चले। गड़बड़ कहाँ होती है कि आज कुछ हमने पढ़ाई की, कल नहीं की, 2-3 दिन तक छोड़ दिया, फिर सडनली हम कूद आते हैं, नहीं सर मेरे को तो पढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, फिर 2-3 दिन जोश में रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से नहीं होता है। सबसे जरूरी स्टेप क्या है, जब हमें जेई के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आप लोग 11th में हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हमें रेगुलर रहना चाहिए, हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जो टारगेट दिया जाता है वो रेगुलरली जो है वो फॉलो, वो पूरा करें, जो भी हमारा टारगेट है उसे पूरा करते रहें। तो ये जो जर्नी है ना जेई की, ये बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। देखो, ये कहना कि जेई एडवांस का पेपर टफ नहीं होता, तो मुझे लगता है ये तो गलत होगा। टफ होता है, बहुत कम स्टूडेंट्स ही आपको पता है सेलेक्ट हो पाते हैं, बट उसे टफ एग्जाम को हम आसान बना सकते हैं, टफ एग्जाम उसे आसान बनाया जा सकता है। बस उसके लिए जरूरी क्या है, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बोल दो, रेगुलरिटी बोल दो। अगर हम ये रेगुलर जो काम है वो करते जाएंगे तो ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। करना क्या है वो भी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इसमें। जब आप जेई की तैयारी कर रहे हो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, मैं उन सब पर आऊंगा बेटा, वन बाय वन करके, एक साथ तो सबके क्वेश्चन नहीं ले सकता, बट मैं सारी बुक्स के बारे में भी बताऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा, नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी बताऊंगा। तो ये सारी बातें होगी, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको अभी यहां पर बता रहा हूं वो ये है कि जेई के लिए सबसे जरूरी जो है वो ये है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए, वो हमें हमेशा दिमाग में रखनी है। दूसरा पॉइंट, टीचर को फॉलो करो, जैसा टीचर ने कहा है वो आप रेगुलर करते रहो, फिर कहीं कुछ नहीं सोचना है। ये जितने भी चीजें आप जो अभी पूछ रहे हो ना, वो सारी प्रॉब्लम, सारी बातें, सब कुछ क्लियर हो जाएगी। जैसे अभी कोई पूछा सर डीपीपी बुक, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन सी शीट करनी है, कौन सी बुक करनी है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कब करने हैं, किस टाइम पर करने हैं, रिवीजन कब करना है, वो सब आपको पता चलता जाएगा, राइट। तो उसके बारे में आप बिल्कुल ना सोचें। सबसे पहले अब मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूं। आपको किसी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए केवल आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, उसके अलावा किसी बुक की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की बुक आपके पास हो, दैट्स इट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। बट ये एनसीईआरटी कब पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा, बस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और किसी बुक की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी। दूसरा पॉइंट, मटेरियल जो है वो मैं आपको दूंगा। मटेरियल में आपको क्या मिलेगा, शीट्स मिलेगी, मटेरियल में आपको शीट्स मिलेगी, हर एक चैप्टर की आपको शीट मिलेगी। इन शीट्स में थ्योरी भी होती है, थ्योरी भी होती है, और इन शीट्स में एक्सरसाइजेस भी होती है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है। यानी एक्सरसाइजेस की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6, हर एक शीट में 6 एक्सरसाइजेस होती है, राइट। वैसे इनके नाम थोड़े अलग हैं, जो शीट में आपको दूंगा ना उसमें नाम थोड़े अलग हैं।
यहां पर आप देखोगे तो O1 O2 या O1 S1 O2 S2 जेई मेंस, क्या मतलब है समझा रहा हूं, PYQs और जेई एडवांस्ड PYQs। क्या मतलब है बता सकते हो कोई? O1 का मतलब, O का मतलब ऑब्जेक्टिव से है, ऑब्जेक्टिव। एस का मतलब सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव यानी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को भी हमने कैटेगराइज कर दिया है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव वाले सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, सिंगल चॉइस करेक्ट वाले क्वेश्चंस होंगे। और ये जो O2 आप देख रहे हो इसमें मोर देन वन वाले होते हैं, यानी एक से ज्यादा, मोर देन वन में भी करेक्ट, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये यहां पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। S1 की अगर हम बात करें तो ये और ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, जिसमें आपको आंसर लिखना होता है 32, आंसर हो गया 34 या 536.6, 433.2, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। बट इनका लेवल कम होता है, S2 का लेवल थोड़ा टफ होता है। ये टफ होते हैं क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल होते हैं बट इनका लेवल जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। राइट तो ये तो बात हो गई, समझ में आ गया? पहले बताओ O1 S1 O2 और S2 का मतलब समझ में आया या नहीं आया? लिखो कमेंट बॉक्स में यस या नो। किसी ने पूछा कि सर शीट से क्या एडवांस्ड में अंडर 100 रैंक आ सकती है? भैया अंडर 100 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, क्योंकि जिसकी रैंक 1 आई है उसने भी यही किया है। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन, सीट का सॉल्यूशन भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखो, रैंक लानी है ना तो सीट के सॉल्यूशन तो खुद बनाने पड़ते हैं। अगर सॉल्यूशन देख देख के करोगे तो फिर रैंक आने में फायदा हो जाएगा, पर रैंक नहीं ला पाओगे अच्छी सी। हाँ, सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे ना यहाँ पर। वैसे मैं आपको बताऊँ, शीट के पीछे सॉल्यूशंस होते हैं बट सभी के हो ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस के होंगे, कुछ के नहीं होंगे, बाकी हम हैं क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हुआ शीट के बारे में। हाँ, इसमें एक्सरसाइज 5 क्या है भाई? जेई मेंस के PYQs। तो यहाँ पर लास्ट 15 ईयर्स में जो जेई मेंस में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं, जेई मेंस में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं वो हैं जेई मेंस के PYQs। हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई, अभी जेई मेंस के बहुत सारे पेपर होते हैं हर साल, किसी 20 कभी 30 इतने पेपर्स होते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस नहीं है, उसमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको हटा दिया गया। हर एक वेराइटी वाले क्वेश्चन जरूर है। तो जेई मेंस में PYQs है और ये जेई एडवांस के PYQs है, लास्ट 22 ईयर्स के, यानी 2000 के बाद जेई एडवांस के सारे PYQs आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हो। मैं ये कहूंगा कि आप इस शीट को कर लीजिए और किसी बुक को करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं को एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार करना होता है। ऐसा नहीं कि सर एक बार कर ली, नहीं, एक बार करने से इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब आप उसे बार बार करोगे तब आपकी स्पीड आएगी, आपकी एक्यूरेसी आएगी। तो कोशिश करें, एक से ज्यादा बार करने की कोशिश करें, और एक से ज्यादा बार आप जितनी बार कर सकते हो उतना आप करिए। या स्पेशली उन क्वेश्चंस को तो आपको बार बार करना चाहिए जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लग रहा हो, या जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं पहली बार में, या आपने जो डाउट्स पूछे हैं उनको हमें एक नहीं, एक से ज़्यादा बार तो करने होते हैं। हाँ, शीट की मुझे लगता है आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी जिसे आप प्रिंट करवा सकते हो। शीट की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी जिसे आप प्रिंट करवा सकते हो। तो ये तो बात हो गई शीट की। इसके अलावा भी आपको DPP मिलेगी,
टाइम टू टाइम। ये कोई फिक्स नहीं है कि डीपीपी डेली मिलेगी, वैसे इसका नाम है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, बट डेली नहीं मिलेगी आपको। बीच बीच में मुझे लगता है कि यार इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर कुछ और क्वेश्चंस की जरूरत है, तो वो फिर मैं आपको उसके लिए डीपीपी दे दूंगा। ये पता चला कि यार ये चैप्टर हो तो गया है, लेकिन चलो इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, तो उसके लिए आपको डीपीपी भी मिलेगी। ठीक है, तो मटेरियल वाइज जो आपको मिलेगा, शीट मिलेगी, डीपीबी मिलेगी। हाँ, लेकिन थ्योरी जो है, थ्योरी आपको क्लास में अच्छी तरह से पढ़नी होगी। मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, मार्केट के अंदर कोई भी बुक है उसमें थ्योरी नहीं है, तो थ्योरी के लिए आपको क्लासेस ही ढंग से पढ़नी होगी, और क्लासेस में आपको अच्छी तरह से नोट्स भी बनाने हैं। जब भी मैं बोर्ड पे कुछ लिखूंगा वो सब आपको क्लास के अंदर लिखना है। जब आप क्लास में बैठे हुए हो, साथ में आप नोट्स भी बनाओ। मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, आपको भी बोर्ड साथ साथ में लिखना है, राइट? तो ये साथ में चलना चाहिए आपको। यानी नोट्स ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चलो पहले तो देख लेते हैं, यानी लेक्चर चल रहा है, हाथ ऐसे फोल्ड करके बैठ गए, लेक्चर केवल सुन रहे हैं, और फिर कहते हैं हाँ सर लेक्चर खत्म होने के बाद फिर नोट्स बनाएंगे। ऐसा नहीं होता, साथ में ही आपको नोट्स बनाने हैं। साथ में स्पीड अपने आप डेवलप होगी। इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि सर उतनी स्पीड से मैं नहीं बना पाता हूँ, कुछ चीज़ें नहीं लिख पाता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा सबके साथ होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे 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 आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी। अब आपको लग रहा है कि आप उतनी स्पीड से नहीं लिख पा रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ स्पेस छोड़ दीजिए। लेक्चर खत्म होने के बाद थोड़ा सोच लिए कीजिए कि मुझे यहाँ क्या लिखना था, या उस जगह पर कुछ है तो वापस से वीडियो देख सकते हो आप। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिए जब आप लेक्चर देख रहे हो, टेबल कुर्सी पे आप हमेशा बैठें, और साथ में पेन हो और रजिस्टर भी हो। तो साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज से 10 साल पहले पढ़ चुके हैं, बट आज भी उनके पास उनके नोट्स हैं। इवन आप आज जो नोट्स बनाओगे, आपके 4 साल कॉलेज में भी यूज़ होंगे। कॉलेज में भी उनमें से बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, तो वो नोट्स जो है वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा आप संभाल के रखिए, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए। ठीक है, आपको 3 रजिस्टर्स बनाने हैं। आपको 3 रजिस्टर्स चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक रजिस्टर आपको किसके लिए चाहिए? क्लास नोट्स के लिए। ठीक है, रजिस्टर रजिस्टर इसलिए बोल रहा हूं, एक तो कॉपी नहीं चाहिए, कॉपी नहीं, थोड़े बड़े पेज वाले रजिस्टर, ताकि एक ही पेज में आप ज्यादा लिख सको। तो 3 रजिस्टर आपको बनाने हैं, अराउंड 150 पेजेस वाले, आप ये कह सकते हो 150 पेजेस वाले 3 रजिस्टर आप ले लीजिए। क्लास नोट्स, दूसरा होमवर्क के लिए, और तीसरा जो है वो रिवीजन के लिए। अभी नहीं रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, बट 2 महीने के बाद जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, यानी आपके पास कोई रफ कॉपी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सर ये तो मैंने रफ कॉपी में कर लिया, कहाँ गई नहीं पता। नहीं, कुछ भी रफ कॉपी में नहीं करोगे, ये रिवीजन का रजिस्टर है। हर एक चीज जब करोगे तो इसी में करोगे, और इसको भी संभाल के रखोगे ताकि आपको याद रहे। बहुत बार क्या होता है, देखो जेई का सिलेबस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, भूल जाते हैं कि यार ये चीज मैंने रिवाइज की थी या नहीं की थी, ये भी भूल जाते हैं। तो अगर आपके पास रिवीजन रजिस्टर है, उसमें लिखा हुआ है, तो उसको देख के आपको याद आ जाएगा, नहीं यार ये चीज तो मैंने रिवाइज की थी। तो उनको भी संभाल के रखो, वो भी जरूरी है। और इसका एक और पर्पस भी है। मेरा मानना है कि जब आप इस तरह से ऐसे रजिस्टर्स बनाते हो ना, रिवीजन का रजिस्टर भी आपके पास है, उनको संभाल के रखो। क्यों? ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आपके लिए। बहुत बार क्या होता है, जर्नी बड़ी है, कभी टफ क्वेश्चंस आते हैं, कभी मार्क्स कम आ जाते हैं, लगता है कि यार मेरे से नहीं हो रहा, कम हो रहा है। तो उस दिन मुझे लगता है ना कि ये रजिस्टर्स जो आपने भरे हैं ना इतने सारे, उनको सामने रखो, उनको देखो कि नहीं मैंने इतनी मेहनत की है। और अगर आपने वो रजिस्टर्स भरे हैं ना, तो रिजल्ट्स तो अच्छा आएगा ही आएगा। तो मेरे लिए तो यही लगता है। मैं तो हर एक बच्चे को ही कहता हूँ कि सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि आप लिखो बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप लिखोगे, जितना ज़्यादा आप पेन चलाओगे, उतनी चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से याद होती है, उतना ही हमें फ़ायदा मिलता है ना? तो ये स्पेशली 3 रजिस्टर आपको बनाने। कोई रफ कॉपी कोई भी नहीं होनी चाहिए आपकी, हर एक चीज संभाल के रखनी है। तो क्लास नोट्स के लिए जो भी मैं होमवर्क आपको दूंगा, वो आपको इस होमवर्क के रजिस्टर में करना है। होमवर्क वाले रजिस्टर में होना चाहिए।
अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पेज पे एक कोने पे एक क्वेश्चन कर लिया, दूसरे कोने में कर दिया, तीसरा उसके बीच में थोड़ी जगह थी तो वहां घुसा दिया, इस तरह से ना हो। थोड़ा दूर दूर करें, एक क्वेश्चन उसके बाद एक लाइन छोड़ें, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन। और एक और चीज, कोई कैलकुलेशन भी अगर हमें करनी है तो उसी पेज पर ही करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो किसी और पेज, नहीं, उसी पेज पर करो, क्योंकि एग्जाम में भी आप वैसा ही करते हो, उसी पेज पर सारी कैलकुलेशन करते हो। तो इसलिए वहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, या तो नीचे एक लाइन खींच के कैलकुलेशन कर दो या साइड में कर दो। तो कैलकुलेशन के लिए कोई और जगह नहीं, जो क्वेश्चन कर रहे हो उसकी कैलकुलेशन उसी के साथ में ही आपको करनी है, ताकि बाई दी वे कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो 2 महीने बाद भी आप देख सकते हो और ये कैलकुलेशन में मैंने गड़बड़ की थी। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन में आप मिस्टेक करते हो ना, 2 महीने बाद फिर से वही रिपीट होती है। तो आपको समझ में आएगा कि यार ये मिस्टेक मैंने 2 महीने पहले भी की थी, आज वही मिस्टेक मैं वापस कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा लगता है, और फिर उस मिस्टेक के होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 रजिस्टर आपको बनाने, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, आपको मटेरियल क्या मिलेगा वो भी क्लियर हो गया कि आप, 10 मिनट। बुक कौन सी चाहिए ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। किसी ने लिखा सर केमिस्ट्री में कौन सी कैलकुलेशन होती है। बेटा जब आगे आओगे तो बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि केमिस्ट्री में कौन सी कैलकुलेशन होती है ना। तो अभी ये क्वेश्चन मत पूछो ऐसे। नहीं, शीट और डीपीपी का अलग रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही रजिस्टर बनाओ। अलग अलग शीट, अलग अलग रजिस्टर बनाने की उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, किसी ने पूछा था कि सर ये शीट या मॉड्यूल कब मिलेंगे। ये आपको जल्दी मिल जाएंगे, डोंट वरी। आज या कल में आपको मोल कॉन्सेप्ट जो पहला चैप्टर है उसकी शीट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है। देखो, अब किसी ने पूछा सर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने। देखो, ये आपका अपना डिसीजन है, आप चाहो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो बना रहे हो तो हाँ, उसके लिए एक अलग से रजिस्टर लो और उसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। उस अभी उसकी कोई ऐसी, डिपेंड करता है, शॉर्ट नोट्स जो है ना हर चैप्टर में ज़रूरत नहीं होती। फिजिकल के बहुत सारे चैप्टर्स है उसमें शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ चैप्टर्स है उसमें बनाना पड़ेगा। ठीक है। मैं देखो, अब कोई बार बार वापस कुछ ना कुछ किसी बुक का नाम लिखता है, सर ये बुक कर लूँ, किसी ने अभी ब्रूसच महान लिखा हुआ है। देखो, ब्रूसच महान हो गया या एटकिंस, ऐसी बहुत सारी बुक्स के नाम मैं लिख सकता हूँ, लेकिन वो आपके काम की नहीं है। वो सारी मेरी हेडेक है, कौन सी बुक में क्या लिखा है, क्या अच्छी लाइन लिखी है, वो सब आपके पास आ जाएगी जो हमारे काम की है ना। आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि उन बुक्स का जो लेवल है वो एमएससी या हायर लेवल की होती है, उसमें हमारे पॉइंट का केवल 1% 2% है, बाकी 98% वो आउट ऑफ द सिलेबस है। तो उसमें हमें टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अच्छा है उसके बजाय कि हमने जो पढ़ा है उसी को हम बार बार रिवाइज करें, उस पर और क्वेश्चंस हम सॉल्व करें। राइट। बाकी रेगुलर इंटरवल पर आपके टेस्ट भी होंगे, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कौन से चैप्टर में आप स्ट्रोंग हो, कौन से चैप्टर में आप वीक हो। ये सब भी आपको पता चलता रहेगा। तो वो रेगुलर टेस्ट होंगे, वो कब होंगे, कितने होंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चल जाएगी। फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। शीट्स के बारे में बता दिया, डीपीपी के बारे में बता दिया मैंने। नेक्स्ट, फिजिकल केमिस्ट्री के कितने चैप्टर्स हैं उसकी बात करते हैं। ध्यान रखना, ये केवल कौन से सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। देखो, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में इतने चैप्टर्स नहीं है, बट यहाँ पर हमने कुछ कुछ चैप्टर्स को क्या किया है, ब्रेक कर दिया। जैसे एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो ये आइडियल और रियल, इसका एक ही चैप्टर है, गैसियस स्टेट। तो बट हमने इसको ब्रेक कर दिया।
ये जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये पहला चैप्टर है, 11th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है जिसको हमने ब्रेक कर दिया। गैसियस स्टेट, ये एक और चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिडॉक्स रिएक्शन, एनसीईआरटी में ये भी एक ही चैप्टर है, एज पर एनसीईआरटी एक ही चैप्टर है। तो एनसीईआरटी में आप देखोगे तो वहां 15 चैप्टर्स नहीं हैं, 11 चैप्टर्स हैं, बट यहाँ पर उनको ब्रेक कर दिया गया है। ये दोनों भी एक ही चैप्टर है, तो इस तरह से आप इनको क्लब कर सकते हो। तो ये तो चैप्टर्स हैं जो हम कवर करेंगे, राइट। तो ये जो आपका क्वेश्चन था सर चैप्टर की सीक्वेंस बता दो, कौन कौन से चैप्टर्स हम करेंगे, तो ये यहाँ पर चैप्टर्स हैं। इनकी सीक्वेंसिंग में चेंज किया जा सकता है, कुछ कुछ चैप्टर्स है जिनको पहले या बाद में हम कर सकते हैं, तो सीक्वेंसिंग जरूरी नहीं कि हम यही फॉलो करें। इनिशियली तो यही रहेगी मोल कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पर, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे सॉलिड स्टेट है, इसको हम पहले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स से पहले पढ़ा जा सकता है सॉलिड स्टेट को, तो वो सीक्वेंसिंग जो है कुछ चैप्टर्स की चेंज हो सकती है, बट मोर और लेस ये सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं, मोर और लेस यही सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो की जाएगी। ये 11th और 12th दोनों का है, ये 11th और 12th दोनों का है, फाइन, समझ में आई मेरी बात। अगर कोई पूछे, हाँ ये सारे चैप्टर्स ये 12th के हैं एनसीईआरटी में, बाकी जितने भी चैप्टर्स है वो 11th एनसीईआरटी के। लेकिन अगर कोई सीबीएसई बोर्ड में है तो सीबीएसई बोर्ड में अगेन उन्होंने कुछ चैप्टर्स हटा दिए, जैसे सीबीएसई में सॉलिड स्टेट नहीं है, सीबीएसई में सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, तो वो एक अलग बात है। देखो अभी हम बात केवल जेई की कर रहे हैं, तो जेई पर फोकस करते हैं। और हाँ, जेई के लिए भी मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी की बुक इंपॉर्टेंट है, हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस भी आते हैं, इसीलिए अगर कोई किसी और बोर्ड से भी है, देखिए, बट अगर उनके वहाँ पर भी एनसीईआरटी चल रही तो एक अच्छी बात है, अदरवाइज उनके पास एनसीईआरटी वाली बुक होनी चाहिए, क्योंकि हम उससे भी रीडिंग करेंगे। ओके, तो और आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। तो चैप्टर की सीक्वेंसिंग क्लियर हो गई। देखो ये जेई का सिलेबस है बेटा, किसी ने कोई और, हम बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, जेई का सिलेबस है, जेई में ये सारे चैप्टर्स है जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जेई का सिलेबस यही है। अब किसी के बोर्ड में क्या सिलेबस है वो एक अलग बात है, जब वो बोर्ड की बात करेंगे तब अलग बात करेंगे। नई एनसीईआरटी होनी चाहिए, ओल्ड क्यों होनी चाहिए, नई एनसीईआरटी भी होनी चाहिए, ओल्ड नहीं। ओके, तो अब पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हो ना बेटा तो जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो समझ में आता है, कभी ज़्यादा कभी कम, बट मेरा मानना है फिर भी क्लास में आप जब पढ़ रहे हो ना, तो कॉन्सेप्ट कोई कभी 50%, कोई 60%, कोई 70% इस तरह से समझ में आता है। लेकिन जब आप उस पर कुछ होमवर्क करते हो, जो होमवर्क मैं आपको दूंगा, तो यूं कह सकते हो ऑलमोस्ट 50% चैप्टर आपको होमवर्क करते करते समझ में आएगा। तो होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जनता क्या करती है, सर मेरे को थोड़ा कम समझ में आया तो इसीलिए मैंने होमवर्क ही नहीं किया। यही तो गलती हो गई भी, क्योंकि क्लास में आपने सुना है, समझ में आया है, लेकिन वो 100% समझ में नहीं आया। वो 100% कब होगा, जब आप होमवर्क करने बैठोगे, क्योंकि जब आप होमवर्क करने बैठोगे तो थोड़ा और सोचोगे, बातें दिमाग में और घूमेगी, और जब बातें दिमाग में और घूमेगी तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर मैंने एनसीआर ये चैप्टर्स होने चाहिए, एनसीईआरटी से हमें ये चैप्टर भी पढ़ना है, ठीक है। अगर नई वाली एनसीईआरटी में अगर उन्होंने ये चैप्टर हटा दिया तो हमारे को वो एनसीईआरटी चाहिए जिसमें ये चैप्टर हो, ठीक है ना, क्योंकि जेई के सिलेबस में है, ठीक है बेटा। अगर क्योंकि हमें ये पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो अब मैं जो बात कर रहा था वो ये है
कि बहुत सारी बातें जब आप होमवर्क करने बैठते हो ना तब समझ में आती है, और कुछ कुछ नए नए थॉट्स भी आते हैं। वो नए थॉट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को सर मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लूँ, सर आपने तो ऐसे बताया, मेरे को लग रहा है कि ऐसे करना चाहिए। तो होमवर्क बहुत ज़रूरी है। जो भी क्वेश्चंस यानी और समझ में आएगा, छोड़ना नहीं है। क्लास में थोड़ा कम समझ में आया, घर पे जाके क्वेश्चंस करो, घर पे जाके वापस नोट्स को पढ़ो, तो चीज़ें जो है और अच्छी तरह से समझ में आएगी। यहाँ पर एक मैं डायलॉग है, किसी ने बहुत अच्छा, बहुत सारी अच्छी बातें हैं ना, अच्छी बातें, अच्छी बुक्स, अच्छे आइडियाज, ये ना जल्दी से समझ में नहीं आते, टाइम लगता है इनमें, टाइम लगता है, एफर्ट्स लगती है। ये नहीं कि सर आपने पढ़ाया मेरे को तो सर समझ में नहीं आया, अरे भाई इतना जल्द आसान थोड़ी, अगर इतना आसान होता तो आज कोई भी जेई कर लेता। हर कोई तो नहीं कर पाता ना, बहुत सारे लोग तो पहले ही डर के भग जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ी फाइट करनी होगी, फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए कि अरे यार मेरे को क्यों नहीं समझ में आ सकता, मैं भी समझ सकता हूँ, कोई और समझ सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये स्पिरिट होनी चाहिए। परेशान नहीं होना है, कोई चीज़ कम समझ में आई है नेक्स्ट क्लास में आके वापस थोड़ा सा पूछ सकते हो, या उसी वीडियो को वापस रिकॉर्डिंग देख सकते हो। यस, कोई अभी पूछ रहा था कि रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी जिससे आप वापस देख सकते हो। भाई देव पूछा कि सर 11th में क्या क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, देखो 11th में मिनिमम इतना तो हम करेंगे ही करेंगे, ये सारे चैप्टर्स 7 तक तो हम करेंगे ही करेंगे। फिर टाइम पर डिपेंड करता है कि क्या अवेलेबिलिटी है, तो कुछ और चैप्टर्स भी हम कर सकते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, ये बट ये डिपेंड करेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब। ओके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि हाँ, डरना नहीं है, बस दिमाग में ये रखना है कि यार कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और दूसरी चीज ये सोचनी है कि ऐसा नहीं कि हर एक चीज सुनते ही समझ में आ जाएगी, अच्छा सुना समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया, और ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजें सुनते ही समझ में आएगी, कुछ चीजों में थोड़ा टाइम लगेगा। इवन आप थोड़ा सा सोचोगे ना, आप कोई भी काम जो आपने पहली बार किया है, पहली बार में कोई भी काम परफेक्शन से नहीं होता है। सोचो आप साइकिल चलाना सीखे हो, बहुत सारी स्टेप्स थी। स्टार्टिंग में हम ट्राई साइकिल चलाते थे, धीरे धीरे थोड़ी बड़ी साइकिल, उस पर भी साइकिल का बैलेंस नहीं बनता था, जब हम चलाने लगते हैं तो गिरते भी हैं, टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन साइकिल पे बैठे और हवा में भगाने लग गए या तेज स्पीड से चलाने लग गए, ऐसा नहीं हुआ। टाइम लगता है बैलेंस बनाने में, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। चाहे आप स्विमिंग सीखते हो, आप में से बहुतों को स्विमिंग आती होगी, ये थोड़ी पहले दिन पानी में कूदे और स्विम करना सीख गए, या आपके कोई इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्टर था उसने बताया कि देखो स्विमिंग ऐसे करते हैं, हाथ ऐसे हिलाते हैं, पैर ऐसे हिलाते हैं, उसने 2 घंटे की आपकी क्लास ली, आप पानी में कूद गए और आपको स्विम करना आ गया, कैसा हुआ क्या? नहीं हुआ, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ दुनिया में। हाँ, इंस्ट्रक्टर आपको कुछ गाइडेंस देता है कि ऐसे करो, ऐसे करो, इस तरह से करो, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको पानी में कूदना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे। जब आप हाथ पैर मारोगे तब जाके धीरे 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 आपको अपने आप तैरना आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि थोड़े बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं। चीज़ें जरूरी नहीं कि पहली बार में एकदम 100% समझ में आ जाए, बट 50%, 60%, 70% जो लगा रहेगा उसको धीरे धीरे और समझ में आएगा, और जो छोड़ देगा वो 50%, फिर 40, रिवर्स में गाड़ी चली जाएगी। क्लास में समझ में आया 50%, लेकिन अगर उस पर वापस से हमने वर्क नहीं किया तो 50, 40, 30 होता जाएगा, और जो वापस से होमवर्क कर रहा है, थोड़ा सोच रहा है, तो वो परसेंटेज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो वो आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है। हाँ, प्रैक्टिस से ही होगा भैया, प्रैक्टिस से ही होगा। जो भी होगा, वो कहते हैं ना योगा से ही होगा, तो यहां पर जो भी होगा वो प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस, हाँ, थोड़ा सा उसमें एक चीज और है कि थोड़ी प्रैक्टिस या जो भी है ना, प्रॉपर अंडर गाइडेंस करोगे ना, तो वो चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी पहले कह सकते हो कि सही सही डिसीजन लिया है। तो मुझे लगता है कि हाँ, वैसे अपने मुंह तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन क्या करो, कभी कभी करना पड़ता है। एक प्रॉपर डायरेक्शन में अगर आप वर्क कर रहे हो तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो मेहनत करते हैं लेकिन सही अंडर राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वही मेहनत बेकार चली जाती है। और फ्रेंकली स्पीकिंग, ऑनलाइन का जो ज़माना है उसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है कि गलत गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। कि हाँ, बहुत बार शायद आपने ये सुना होगा कि ये तो चुटकियों में हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट कुछ नहीं है। अभी यहाँ पर कोई बोला था उससे कि शॉर्टकट बताएंगे या नहीं बताएंगे। भाई जेई कर रहे हो ना, तो ये शॉर्टकट पे मत जाओ। ये जेई वाले जो होते हैं ना, इनको पता होता कि यार जनता यहाँ पर ये शॉर्टकट यूज करती है, तो वो क्वेश्चन ही ऐसा बनाते हैं जहां पर वो शॉर्टकट वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाए। तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। आप सोचो, अगर किसी और तरीके से कोई क्वेश्चन हमेशा होगा, तो फिर दूसरे कॉन्सेप्ट की जरूरत ही क्या है? दूसरे कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमें बेसिक यानी कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जेई में कब किस पर क्वेश्चन बन जाए ये हम नहीं जानते। तो शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमेशा बताया जाएगा कि भैया ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ओहो, देखा, कोई स्टूडेंट पूछ रहा सर आपकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है। बेटा, तुम देख रहे हो बाल उड़ गए हैं। सही है। और भी कुछ पूछना चाहते हो तो तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है मुझे पता है नहीं। कोटा आ जाओ, सब बता दूंगा तुम्हें। बैठेंगे एक रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी का बिल बस तुम्हें भरना होगा, नाश्ते का या जो भी ऑर्डर करेंगे वो सारा बिल तुम्हें पे करना होगा। फिर मैं सारी डिटेल बता दूंगा अपने बारे में। हाँ हाँ, जो भी तुम सोच रहे हो गर्लफ्रेंड के बारे में और उससे आगे की भी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ें। मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहला चैप्टर, मॉल कॉन्सेप्ट। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, मॉल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या है ये सब अभी समझ में आएगा। ये मोल क्या है वो भी हम समझेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में कह सकते हो आप, या नॉर्मल लाइफ में भी हम कह सकते हैं, साइंस में हम कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है और वो है एटॉमिक मास। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये वर्ड हर जगह यूज होता है। तो ये एटॉमिक मास क्या होता है यहां से समझना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, बहुत बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। बहुत बार क्या होता है, बहुतों को ये नहीं समझ आता कि यार यहां से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि उसका कोई ना कोई एक पर्पस होता है। तो इसलिए बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पहले हम समझेंगे, ताकि फिर आगे चल के हमें कहीं कोई और प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो कंफ्यूजन होता, सर ये चीज़ तो मैं ऐसे सोचता था, ये तो मुझे गलत पता था। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप मुझसे, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा आपको क्या आना चाहिए। अगर इसकी बात करें, अगर आपको क्या आना चाहिए, तो आपको बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है ना वो अच्छी तरह से आनी चाहिए। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इसमें आपकी एक अच्छी खासी स्पीड होनी चाहिए। यानी स्पीड के साथ सब कुछ होना चाहिए। बहुत बार मैं जनता को देखता हूं कि मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग रहा है, ऐड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और करते भी है तो उसमें कभी गलती हो जाती है। 3 बार में से 1 बार गलत हो जाता है, फिर समझ में ये नहीं आता कि कॉन्सेप्ट गलत था या कैलकुलेशन गलत थी। तो बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या आना चाहिए, तो आपको बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है ना वो आनी चाहिए अच्छी खासी। बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। हर एक चीज, हर एक टर्म मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो वर्ड मैंने यहां लिखा ना, मास। वैसे एक टर्म यूज होती मास, और दूसरा एक और टर्म यूज होती वेट। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है क्या? क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है? यस। अच्छा लग रहा ना, और मजा आएगा। अभी तो हमने स्टार्ट किया, देखो केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा।
व्हाट इज द मास और वेट, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? हम्म अच्छा, अब मैंने लिखा सर मैंने किसी को जैसे ही बोला सर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तो जनता लिखने लग गई कि सर वही तो खराब है। यार वो इम्प्रूव करनी होगी। और कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव होगी? कैलकुलेशन करके। कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई करो, कोई सा भी 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ी और अच्छी स्पीड चाहिए तो एक 4 डिजिट का नंबर लिखो, फिर एक और 4 डिजिट का नंबर लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। इस तरह से आप कह सकते हो। तो यस, दोनों में डिफरेंस है। मास जनरली एम, और वेट जो होता है ना वो एम मल्टीप्लाइड बाय जी। राइट, मास मल्टीप्लाइड बाय जी, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। तो ये वेट होता है, दैट इज वेट। तो दो ये ठीक है, नॉर्मल लाइफ में हम कहीं पर भी मास वर्ड यूज कर लेते हैं, कहीं पर भी वेट वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो सही वर्ड तो क्या है? मास है। इवन आपस में जब अब एक दूसरे की बात करते हैं ना, कोई किसी से पूछता है, क्या पूछता है कि तुम्हारा वेट कितना, तो वो कह देता है 60 किलोग्राम। क्या 60 किलोग्राम या 50 किलोग्राम, ये आपका वेट है या मास है? बताओ मुझे। ये जो हम कहते हैं ना कि मेरा वेट 60 किलोग्राम है, 70 किलोग्राम है। बिल्कुल सही कहा, वेट इज द फोर्स। फोर्स भी बोल सकते हो आप इसको, एम मल्टीप्लाइड बाय जी, दैट इज फोर्स, जो कि वो मास लगा रहा है। बिल्कुल सही कहा। वो, यस, वो वेट नहीं है, वो क्या है? मेरा, मैं कहता हूँ मेरा वेट 80 किलो है, वो 80 किलो मेरा वेट नहीं है, वो मास है। बट किसी से ऐसे पूछो कि बताओ अपना मास कितना है, तुम्हारा मास कितना है, तो ऐसा लगता है अजीब सा क्वेश्चन हो गया, है ना? कोई कोई भी हो जिससे आप पूछ लो कि बताओ तुम्हारा मास कितना है, तो ऐसा ना ऑकवर्ड सा साउंड करता है। तो हम पूछते हैं क्या? वेट। लेकिन वो वेट नहीं है, वो क्या है? मास है। ठीक है। लेकिन अब इस चैप्टर में मैं कहीं पर भी मास वर्ड यूज कर रहा हूं या वेट वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब मास से ही है। मतलब मास से ही है। बहुत सारी बुक्स में एटॉमिक मास भी लिखा होता है, बहुत सारी बुक्स में एटॉमिक वेट भी लिखा होता है, बट सही में वो मास है। अब एटॉमिक मास कैसे निकाला जाए? थोड़ा बहुत आइडिया है आपको एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, लेकिन उसको और अच्छी तरह से समझना ना, तो पहले ये सोचो कि किसी का भी वेट या किसी का भी मास, अब मैं वापस से क्लियर कर देता हूं, मैं वेट बोल रहा हूं या मास बोल रहा हूं, मतलब मास से ही है। यानी बात हम केवल किसकी कर रहे हैं? एम की। सोचो आप में से किसी का वेट जो है वो 60 किलो है। 60 किलो आप बोलते हो। वेट की भी अलग अलग यूनिट होती, किलोग्राम भी है, ग्राम भी है, पाउंड्स भी है ना? 1 पाउंड, 2 पाउंड, केक लेने जाते तो 1 पाउंड का केक दे दो, 2 पाउंड का केक दे दो, वहां पाउंड्स में ही बात करते हैं। राइट, तो ये अलग अलग यूनिट है, और आपका वेट भी किलोग्राम में कुछ हो रहा है, ग्राम में कुछ हो रहा है, पाउंड्स में भी निकाल सकते हो, वो कुछ हो रहा है नहीं। 1 किलोग्राम कितने पाउंड्स के बराबर होता है? बेटा 60 किलोग्राम जी से मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा है, वो एम है। किसी को भी कंफ्यूजन है तो तुम्हारा जो वेट है दैट इज सिंपली एम। अच्छा, आप कोई बताएगा 1 किलोग्राम कितने पाउंड के बराबर होता है? हाँ, एलबीएस, पाउंड को ऐसे ही लिखा। हम्म, किसी ने सही लिखा है, उल्टा कर देता हूँ चाहो तो। 1 पाउंड इक्वल्स टू 0.4, या ग्राम में लिखते हैं तो 454 ग्राम के आसपास, है ना? तो वो कन्वर्ट कर सकते हो, या 1 पाउंड इक्वल्स टू 0.454 किलोग्राम भी कह सकते हो।
तो अलग अलग यूनिट्स है। अब सोचो ये आपका वेट लेट्स से 60 किलोग्राम है। 60 किलोग्राम कैसे आया? अब इस चीज को सुनते हैं। अभी उसकी जरूरत नहीं है, ये तो बता दिया मैंने। ये भी नहीं कि सर ये कैसे आया, ये तो फिक्स। अभी मैंने यूनिट्स बताई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका वेट 60 किलोग्राम है, वो कैसे आया, वो समझते हैं। तो क्या हुआ, हमने फिक्स कर दिया, एक कोई मान लो एक पत्थर लिया या कोई भी एक पीस लिया किसी मेटल का, और आपने कह दिया कि यार ये मेटल कितना है, 1 किलोग्राम। सुनना अब मैं जो कह रहा हूं, किलोग्राम पाउंड वाली बात हो गई, चलेगा, निकाल सकते हो वो, है ना। अब इस पर शिफ्ट कर जाते हैं। तो आपका वेट कैसे डिटरमाइन होता है, 60 किलोग्राम कैसे आया? तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये फिक्स कर दिया कि ये 1 किलोग्राम है, और आपने क्या किया, यूं कह दो कि एक ऐसा कोई बैलेंस लिया, और उस बैलेंस में एक तरफ तो आप बैठ गए, और दूसरी तरफ अब आप इस तरह से 1 किलोग्राम के पीसेस रखने रखें, 1 2 3, इस तरह से ये सब 1 किलोग्राम के पीसेस है। तो जब आपने ऐसे 60 पीसेस रख दिए, कितने, 60 पीसेस रख दिए, तो ये जो बैलेंस है वो एकदम बैलेंस हो गया। ये जो बैलेंस है वो एकदम बैलेंस हो गया कब, 60 पीसेस रखने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो वेट है वो 1 किलोग्राम से कितने टाइम्स है, 1 किलोग्राम से कितने टाइम्स है, 60 टाइम्स है। इसीलिए आपका वेट कितना आया, 60 किलोग्राम। इसीलिए आपका वेट आया 60 किलोग्राम। कोई और पर्सन यहां पर बैठता है, उसका 80 किलोग्राम है, क्योंकि यहां 80 पीसेस रखने पड़े थे। किसी कोई और यहां बैठता है उस, और यहां पर 90 पीसेस रखने पड़ेंगे, तो 90 किलोग्राम है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस तरह से हम वेट निकालते हैं कि हाँ 1 किलोग्राम से आप कितने टाइम्स हो। गॉट माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आई? बट ये कौन सी स्केल में आंसर आएगा, किलोग्राम, क्योंकि इसको हमने क्या बोला, 1 किलोग्राम। अब यही आप किसी और स्केल में निकालना चाहोगे, और किसी स्केल में निकालना चाहोगे, मान लो आपने कह दिया कि यार ये 1 पाउंड है, ये 1 पाउंड है। अब पाउंड में आपका वेट कुछ और आएगा, जैसे वही 2.2 टाइम्स आपको करना होगा, तो वो वैल्यू कुछ और आएगी। ऐसे ही रफली कुछ कह रहा हूं कि मान लो जिसका वेट 60 किलोग्राम का है, पाउंड में कन्वर्ट करोगे तो वो रफली कुछ 130 पाउंड्स के आसपास आएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने 1 पाउंड रखा, सुनना मेरी बात को, यहां पर फिर से वही एक बैलेंस लिया, आप इधर बैठ गए, और इस बार हमने यहां पर क्या रखा, 1 पाउंड, ये 1 पाउंड है। फिर हमने एक और पाउंड, फिर इस तरह से और पाउंड रखे, तो इस बार टोटल 130 पीसेस जब हमने रखे, तो ये बैलेंस जो है वो बैलेंस हो गया। 130 पीसेस जब रखे तो जो बैलेंस है वो बैलेंस हो गया। तो पाउंड में आपका वेट कितना हो गया, 130 पाउंड। किलोग्राम वाली स्केल में कितना आया था, 60 किलोग्राम। अब आप चाहो तो अपने लिए कोई नई स्केल भी डेवलप कर सकते हो, क्योंकि किलोग्राम एक स्केल है, पाउंड एक स्केल है, और ये सब किसने फिक्स किया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम डी इंटरनेशनल। उन्होंने फिक्स कर दिया कि देखो यार ये 1 किलोग्राम है, और हम सभी उसी रेफरेंस को यूज कर रहे हैं। हम सभी उसी रेफरेंस को यूज कर रहे हैं कि हाँ ये 1 किलोग्राम है। अब आप में से तो कोई ये कहता है कि नहीं सर, मैं तो इनका सिस्टम फॉलो नहीं करूंगा, मैं क्यों मानूं कि मैं तो किलोग्राम में वेट नहीं निकालता हूं, मैं तो अपनी ही एक नई स्केल डेवलप करूंगा। ऑलरेडी है ये, कोई पाउंड यूज करता है, कोई किलोग्राम यूज करता है। मान लो आज कोई कंट्री कहता है कि नहीं मैं तो किलोग्राम यूज नहीं करूंगा, हमारी तो एक नई स्केल यूज करेंगे, मान लो चाइना में ऐसा हो जाए, कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे को एक नाम दिखा, कोई ऐसा भी कर सकता है कि यार आज से एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या यूनिट, नई यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं
कि जैसे मेरे को कोई नाम दिखाई दे रहा है, हाँ, अंशु साहब, कि ये 1 अंशु है। ये एक नई यूनिट आ गई। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप सबका वेट किलोग्राम में मत निकालो, पाउंड्स में मत निकालो, किस यूनिट में निकालो? अंशु। निकाल सकते हो? किस में निकालें? अंशु में। तो क्या करोगे, बताओ जल्दी से। वापस से उसी तरह से बैलेंस लोगे। ये एक बैलेंस लिया, दूसरी तरफ आप बैठ गए और यहां पर आपने फिर से एक अंशु, दूसरा अंशु, तीसरा अंशु रखते गए। समझ में आ रही मेरी बात? और इस तरह से आपने कितने पीसेस रख दिए? 150 पीसेस रख दिए। कितने पीसेस रख दिए? 150 पीसेस रख दिए। तो बताइए आपका वेट कितना होगा इस बार? वेट कितना होगा? बताओ बताओ जल्दी से बताओ। हम्म, बताइए इस बार वेट कितना आएगा इन यूनिट्स ऑफ अंशु? जब 150 पीसेस रखे तो ये बैलेंस बैलेंस हो गया। अंशु की यूनिट में पूछ रहा हूं भाई, मैं तो सीधा सीधा। हम्म, सबके कमेंट दिख रहे हैं, कोई भी ये ना सोचे कि सर मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, सबके कमेंट दिख रहे हैं। हाँ, क्या आंसर आया? बिल्कुल सही, 150 अंशु। 150 अंशु। यहां पर क्या आंसर आया? 130 पाउंड। यहां पर क्या आया? 60 केजी। बात समझ में आई कुछ? कि स्केल कुछ भी हो सकती है, स्केल कुछ भी हो सकती है। अब आप दो स्केल को कनेक्ट कर सकते हो। आप एक ग्राम और किलोग्राम को, आपको कैसे पता चला कि 1 किलोग्राम जो है, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम है? ये कैसे पता चला? ये हमें ऐसे पता चला कि हमने क्या किया, एक तरफ 1 किलोग्राम रख दिया, 1 किलोग्राम रख दिया, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? 1 ग्राम के पीसेस रख रहे हैं। ये 1 ग्राम है सपोज, ये दूसरा ग्राम, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो इस तरह से हमें कितने पीसेस रखने पड़े हैं? 1000 पीसेस रखने पड़े। कितने पीसेस? 1000 पीसेस रखने पड़े। तब कह सकते हैं, यानी इधर 1 किलोग्राम, इधर 1 ग्राम के कितने पीसेस? 1000। दैट मीन्स 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। आपस में भी कन्वर्ट रिलेट कर सकते हो इनको, आपस में एक दूसरे को रिलेट कर सकते हो कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। अब किलोग्राम और पाउंड्स को कनेक्ट करना तो वैसे कर सकते हो, तोड़ के भी रख सकते हैं। 1 ग्राम नहीं, आधा ग्राम चाहिए, तोड़ के रख लो। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो पहली चीज देखो, ये समझो कि वेट मेजर अगर आपको करना है तो उसकी बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं। आप अपने लेवल पर कोई नई यूनिट इंट्रोड्यूस कर सकते हो, हाँ, बट ये अलग बात है कि उसको दुनिया फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, वो एक अलग बात है। दुनिया फॉलो करे तो अच्छी बात है, नहीं करेगी तो फिर तो कुछ नहीं कह सकता। अभी किलोग्राम को फॉलो करते हैं, पाउंड्स को फॉलो करते हैं, हो सकता है किसी दिन अंशु बहुत बड़ा मतलब आदमी बन जाए और वो कह दे कि नहीं भैया, मैं तो सबको जो जो मेरे नाम की यूनिट यूज करेगा मैं उसको इतने रुपए दूंगा। तो हो सकता है कि लोग बाग उसको छोड़ के अंशु यूज करने लग जाए। तो ये डिपेंड करता है, बट पॉसिबल है, ये समझ में आना चाहिए कि ये पॉसिबल है। बहुत सारी यूनिट्स डिफाइन की जा सकती है और उन्हें हम आपस में भी रिलेट कर सकते हैं। किलोग्राम को ग्राम से या किलोग्राम को पाउंड से, 454 यानी, या इस तरह से 1 पाउंड इक्वल्स टू 454 ग्राम। तो इस तरह से अब बहुत सारी यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हो। अब मैं वापस आ रहा हूं एटॉमिक मास पर, ठीक है? अब मैं वापस से आ रहा हूं एटॉमिक मास पर। एटॉमिक मास भी किसी न किसी रेफरेंस से ही आया है। तो यहां पर अब प्रॉब्लम क्या है कि 1 किलोग्राम 1 ग्राम जो है ना, ये बहुत बड़े हैं एज ए रेफरेंस। तो इसीलिए यहां पर जो हम रेफरेंस यूज करते हैं इन केस ऑफ एटॉम एटॉम, वो रेफरेंस जो है वो बहुत छोटा है। तो यहां पर हमने क्या किया, जो रेफरेंस लिया है, रेफरेंस क्या लिया है? 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ
कार्बन 12, सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12। यानी थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, देखो अब आपको इमेजिन ये करो कि आपने कार्बन का एक एटम लिया और उसके भी 1/12 पीसेस कर दिए। ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है, बट इमेजिन तो हम कर सकते हैं कि ये सोचो कि कार्बन का एक एटम लिया और उसके 1/12 यानी 12 पीसेस कर दिए, और एक टुकड़े को, जो एक छोटा सा टुकड़ा है, वो अब हमारा क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। ये हमारा एक रेफरेंस हो गया। अब इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं, जैसे आपने कह दिया था कि ये 1 किलोग्राम है, ये 1 पाउंड है, ये 1 अंशु है। इसको भी हमने एक नाम दे दिया, और इसको हमने क्या कह दिया, 1 AMU। ए का मतलब एटॉम, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, राइट। कोई पूछ रहा है कि सर C12 क्या है? भैया एक कार्बन, कार्बन के बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, तो इसीलिए यहां पर हमने जो लिया है वो कार्बन 12 लिया। बहुत सारे क्वेश्चंस और आ रहे हैं, यही चीज मैंने समझाने के लिए पहले इतनी देर समझाया था कि रेफरेंस तो कुछ भी ले सकता हूं, रेफरेंस तो मैं कुछ भी ले सकता हूं। तुम 1 किलोग्राम लेते हो, क्यों किलोग्राम? वो कोई जरूरी है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए यहां पर 1/12 भी लिया जा सकता था, कुछ और भी लिया जा सकता है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। कोई ना कोई एक रेफरेंस आपको लेना है। कोई लिख रहा सर कार्बन डेटिंग, अरे कार्बन डेटिंग से कोई कनेक्शन ही नहीं है इस चीज का ना। कार्बन, कोई और रेफरेंस ले रहे थे होते तो वो चलता, लॉजिक हो सकता, लेकिन यहां पर अभी उस पॉइंट पर मैं नहीं आ रहा हूं। मुझे कोई ना कोई एक रेफरेंस लेना था, और हमने अभी यहां पर क्या ले लिया, 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12। इसके पीछे कुछ जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि हम कोई और रेफरेंस नहीं ले सकते हैं। आपकी इच्छा हो जो रेफरेंस ले सकते हो। आप में से कोई कहे कि नहीं सर मैं तो कार्बन नहीं लूंगा, मुझे तो ऑक्सीजन पसंद है, तो ऑक्सीजन ले सकते हो आप। किसी को नाइट्रोजन पसंद है तो वो नाइट्रोजन का रेफरेंस ले सकता है। किसी को 1/12 पसंद है तो किसी को 1/6 पसंद हो सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है। तो रेफरेंस होना चाहिए। पॉइंट को समझो, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि रेफरेंस ये हमने लिया है, और इसको हमने एक नाम दे दिया 1 AMU, राइट। एक छोटा सा बेनिफिट बता देता हूं, वो ये कि ये रेफरेंस लेने से ज्यादातर एटम का एटॉमिक मास है ना, ऑलमोस्ट इंटीग्रल वैल्यू आता है। एग्जैक्टली तो यहां पर भी नहीं आएगा, बट अगर हम ये रेफरेंस लेते हैं ना, तो ज्यादातर एटम्स के एटॉमिक मासेस जो है ना, वो इंटीग्रल आ जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन का 16 आता है, एल्यूमिनियम का 27 आता है। तो ये एक छोटा सा बेनिफिट है। वैसे वो इतना भी नहीं है, क्योंकि 16, ये भी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भी एग्जैक्टली 16 नहीं होता, बट वो 16.00 वो थर्ड या फोर्थ डेसिमल पर कुछ आता है, तो उसको हम ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा बेनिफिट आप कह सकते हो, इसीलिए हम इस रेफरेंस को लेते हैं। बट फिर से बोल रहा हूं, कोई और रेफरेंस होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, सुन लो। अब पॉइंट ये है, एक और चीज मैं आपको सुनूं तो, बहुत बार क्या होता ना, किस पॉइंट पर हमें सोचना है ये पता होना चाहिए। मुद्दा क्या है, समझना क्या चीज को है। जैसे ये चीज आती है, बहुतों की डायरेक्शन ये हो जाती है कि कार्बन 12 क्यों। पॉइंट अभी ये है ही नहीं। पॉइंट ये कि इससे हम एटॉमिक मासेस कैसे निकाल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे एटॉमिक मासेस आ कैसे रहे हैं ये तो बताओ पहले, फिर सोचेंगे ना कि कार्बन क्यों लिया, कुछ और कुछ नहीं ले सकते थे। ये ये हमें बता। जैसे क्या होता ना, बहुत बार होता है भाई, रोटी बनानी, रोटी बनानी, तो कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि यार गेहूं की रोटी बना लो। तो अभी मुद्दा है कि रोटी बनानी है, ये नहीं कि गेहूं की क्यों बनाऊं, किसी और की क्यों नहीं बना सकता। अरे भाई, अभी पॉइंट क्या है, गेहूं से रोटी कैसे बनती है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी और चीज से रोटी कैसे बनेगी, मक्की की कैसे बनेगी, बाजरे की कैसे बनेगी, ये सारी चीजें अलग चीज है ना, बने। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे रोटी कैसे बने। तो
अभी पॉइंट ये है कि इससे एटॉमिक मास कैसे मेजर होता है, समझ में आई मेरी बात? वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कार्बन 12 क्यों है, ऑक्सीजन क्यों नहीं है, नाइट्रोजन क्यों नहीं है, इससे एटॉमिक मास कैसे आएंगे वो पहले समझते हैं। तो ये हमारा एक हो गया, रेफरेंस हो गया जिसको हमने यूज किया। अब हमने क्या किया, यहां पर फिर से एक बैलेंस लिया और इधर आपने 1 AMU रख दिया और दूसरी तरफ आपने कोई एक एटम रख दिया, लेट से ये एल्यूमिनियम का एक एटम रख दिया। अब हम यहां पर एक AMU, दूसरा AMU, तीसरा AMU, इस तरह से AMU रखते जा रहे हैं। हमने यहां पर कितने पीसेस रख दिए, 27 पीसेस रख दिए। यानी एल्यूमिनियम का एक एटम इसके कितने टाइम्स है, 27 टाइम्स है। एल्यूमिनियम का एक एटम इसके कितने टाइम्स है, 27 टाइम्स है। इसीलिए हम कहते हैं एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है, 27। इसीलिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना बोला जाता है, 27, क्योंकि वो इससे कितने टाइम्स है, 27 टाइम्स। और अगर एल्यूमिनियम का एक एटम का मास अगर आप मुझसे पूछोगे तो एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 27 AMU। भाई आजकल बहुत जगह पर AMU को केवल U लिख दिया जाता है, सही है, AMU लिखो या U लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से एटॉमिक मास निकालेंगे। एल्यूमिनियम रखा वो 27 टाइम्स आता है। कोई और ऑक्सीजन का एक एटम रखूंगा वो 16 टाइम्स आता है। सोडियम का एक एटम रखेंगे वो 23 टाइम्स आता है। तो इस तरह से हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। यानी एटॉमिक मास के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर एटॉमिक मास कंपेयर करना होगा। कंपेयर कैसे करना होगा कि मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ रेफरेंस। मास ऑफ रेफरेंस, फिर से बोल रहा हूं, ये रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन राइट नाउ हमारा जो रेफरेंस है वो क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12। बहुत, अभी चीज जब तक कंप्लीट हो ना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आएगी आपको। जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा तो सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 ये हमारा क्या है, रेफरेंस है। अब यहां पर देखिए कंपेयर करना है कि ये इससे 27 टाइम्स है, 30 टाइम्स है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि इसका वेट भी ग्राम में पुट कर दो, ये भी ग्राम में पुट कर दो। तो या तो दोनों ग्राम में होने चाहिए, या दोनों किलोग्राम में होने चाहिए, या दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी यूनिट कुछ और, इसकी यूनिट कुछ और। अगर ये AMU में तो ये भी AMU में, ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में, ये किलोग्राम में तो ये भी किलोग्राम में, यानी यूनिट्स उनकी सेम होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि ग्राम ही लिखो आप। यहां पर मैं सिंपली अभी यूनिट्स हटा देता हूं क्योंकि इससे ऐसा लगेगा कि केवल ग्राम में ही लिखना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में, ये किलोग्राम में तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए। और अगर ये AMU में है तो ये भी AMU में ही होना चाहिए, राइट। अब यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों की यूनिट सेम है तो एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये एक तरह का रेशियो है। ये एक तरह का रेशियो, सुनना पहले, पूरी बात कंप्लीट करूंगा तब कमेंट करना। एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ये रेशियो है, रेशियो की तो कोई यूनिट नहीं होती। यानी एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास अगर आप मुझसे पूछोगे, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ एल्यूमिनियम ये कितना है, 27। एटॉमिक मास ऑफ आयरन ये कितना है, 56। कोई यूनिट नहीं है इसकी। हाँ अब आपको कंफ्यूजन हो रहा, सर AMU लगाते हैं, आ रहा हूं मैं उसके ऊपर, पहले सुनो पूरा। एटॉमिक मास इज यूनिटलेस, यूनिटलेस होता है यहां पर, ये कह सकते हो आप। लेकिन अब यहां पर मैं वापस आ रहा हूं, ये जो चीज है ये आप ग्राम किलोग्राम किसी में भी लिख सकते हो। तो मास ऑफ एन एटम, और इसको हमने क्या बोल दिया, 1 AMU। इसको मैं 1 AMU लिख सकता हूं। तो अगर मुझे एटॉमिक मास पता है किसी का,
एटॉमिक मास पता है और मुझे एक एटम का मास निकालना है। एटॉमिक मास पता है और मुझे एक एटम का मास निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 1 AMU को इधर लाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी मास ऑफ एन एटम इक्वल्स टू एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU। तो 1 है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट उसमें यूनिट आ गई। यानी एक एटम का मास अगर कोई पूछे, अगर एक एटम का कोई मास पूछे, यानी मास ऑफ एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, तो पता आंसर क्या आएगा? तो आंसर क्या आएगा? एक एल्यूमिनियम के एटम का मास निकालना है, तो क्या करो? उसके एटॉमिक मास को 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एटॉमिक मास के आगे यूनिट क्या लगा दो? AMU लगा दो। मास ऑफ एन एटम ऑफ आयरन, ये कितना होगा? समझ में आई बात? एटॉमिक मास, किसी ने कहा रिलेटिव एटॉमिक मास, मास हमेशा ही रिलेटिव होता है बेटा। मेरा वेट भी किसी के रिलेटिव है, किलोग्राम में किलोग्राम के रिलेटिव, ग्राम है तो ग्राम के रिलेटिव, पाउंड्स है तो पाउंड्स के रिलेटिव, तो वो सब रिलेटिव ही होता है। तो आगे रिलेटिव बोलने से कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा। तो ये रिलेटिव, एवरीथिंग इज रिलेटिव, मास जो है वो सब रिलेटिव है। तो ये डिफरेंस है यहां पर। आंसर बताओ, देखो इसका आंसर क्या होगा? मास ऑफ एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, यस, 56 AMU। ये डिफरेंस होता है। एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन कुछ जगह पर देख ले तो सर AMU लिखा होता है, कुछ जगह पर AMU नहीं लिखा होता है। मैं उसका डिफरेंस आपको बता रहा हूं। एटॉमिक मास में कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। लॉजिक बड़ा मेरा सिंपल है, क्योंकि वो रेशियो है, उसकी कोई यूनिट नहीं है, ये आप साफ साफ देख सकते हो। क्योंकि एटॉमिक मास हमेशा ये रेशियो आता है। कुछ लोग इसे रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, रिलेटिव ही है भाई, बोलो या ना बोलो, डिफाइन ऐसे किया तो रिलेटिव वर्ड लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट हाँ, इसकी कोई यूनिट नहीं है, बट मास ऑफ एन एटम वो AMU में आ जाए। राइट, वेरी गुड। ये बात समझ में आनी चाहिए कि एटॉमिक मास और मास ऑफ एन एटम में माइनर सा डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट एक माइनर सा डिफरेंस यहां पर है। फर्दर अगेन, अब यहां पर हम AMU को भी, जैसे किलोग्राम को ग्राम से रिलेट करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड्स को रिलेट करते हैं, उसी तरह से मैं 1 AMU को भी ग्राम से रिलेट कर सकता हूं। 1 AMU को भी मैं ग्राम से रिलेट कर सकता हूं। और आपको मैं बता दूं, ये जो 1 AMU होता है, 1 AMU इक्वल्स टू, ये आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपको ऐसे फैक्ट याद रखना है। 1 AMU इक्वल्स टू दिस मच ग्राम। जैसे 1 किलोग्राम और ग्राम को मैंने बताया था कैसे रिलेट किया, उसी तरह से हम 1 AMU और ग्राम को भी रिलेट कर सकते हैं। तो अब इस डेटा को अगर हम यूज करें, ये कहीं से आया नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूं, ये मेजर किया गया है, तो इसे एज ए फैक्ट आपको याद रखना है। तो क्या अब मैं यहां पर इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकता हूं? बेटा 1.667 होता है, जिसको मैंने 1.67 लिखा है। तो मत करो ऐसा, है ना, कोई मैं डेटा लिखता हूं, कोई अपने दिमाग से 1.64 लिख देता है, सब सही है। हाँ, तो यहां पर क्या अब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो 27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मास अगर ग्राम में पूछा जाए तो 56 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किसी ने कहा कि सर प्रोटॉन का वेट एग्जैक्टली 1 AMU नहीं होता है। प्रोटॉन का भी एग्जैक्टली 1 AMU नहीं होता, न्यूट्रॉन का भी एग्जैक्टली 1 AMU नहीं होता, हाइड्रोजन का मास भी एग्जैक्टली 1 AMU नहीं होता है, बट वो 1.00 समथिंग होता है, तो ठीक है। राइट, तो ये सब एग्जैक्टली नहीं होते जो आप और हम यूज करते हैं, बट
हमें कितने डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए उस पर सब डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब आप सोचो, आपको किसी भी एटम का अगर एटॉमिक मास पता है तो आप उसके एक एटम का मास बता सकते हो। करना कुछ नहीं है, एटॉमिक मास अगर 27 है तो एक एटम का मास 27 एएमयू, बोलने में आसानी हो गई। आयरन का एक एटम का मास 56, आयरन का एटॉमिक मास 56 है तो एक एटम का मास कितना हो गया, 56 एएमयू हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 एएमयू हो गया। और उस एएमयू को हम ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ग्राम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब यहां पर अगर एटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। यानी मॉलिक्यूल, जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होगा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कैसे निकलेगा, क्योंकि H2O दिख रहा है, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। हाइड्रोजन के दो एटम है तो 2 ऐड कर देता हूं, हाँ या ना। ये देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बट फिर भी मैंने एक बार बता दी। तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O आ गया, हाँ या ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O 18। लेकिन अगर मैं कहूं कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, लिखो जल्दी से आंसर लिखो। बिल्कुल सही। कमल, आवाज बिल्कुल सही आ रही है, आपके एंड पर कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं, यूनिट के साथ लिखो, देखो बेटा 18 मत लिखो। हाँ, 18 तो मॉलिक्यूलर मास हो गया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको लिखना है, कोई भी ये ना सोचे कि मेरे को लिखना है या नहीं लिखना। हर जो कोई भी क्लास अटेंड कर रहा हो आपको आंसर लिखना है। बिल्कुल सही। कितना, 18 एएमयू। बट अगर मैं कहता हूं ग्राम में बताओ तो 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किलोग्राम में बताओ तो 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सब में बता सकते हो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना होगा, जल्दी से बताओ। सल्फर का, अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं, एटॉमिक मासेस जब क्वेश्चन आते हैं तो गिवन होते हैं। ये अलग बात है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बहुत आसान होते हैं तो हमें याद हो जाते हैं, बट अब कोई पूछे कि बताओ प्लेटिनम का एटॉमिक मास, तो हमें याद नहीं करना है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास हमें नहीं याद करना है। ये एटॉमिक मासेस एग्जाम में गिवन होते हैं। हाँ, लेकिन अब कहते हो सर मेरे को तो ऑक्सीजन का भी नहीं पता, तो वो थोड़ी गड़बड़ है। जो इनिशियली कुछ कॉमन से एलिमेंट है उसका तो पता होना चाहिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इनके पता है भाई, पूरी पीरियोडिक टेबल की जरूरत नहीं है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, बिल्कुल। ये कैसे आया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान है। कैसे करना होगा, हाइड्रोजन के दो एटम है 2, सल्फर का एटॉमिक वेट 32, एक ही सल्फर है इसीलिए, और ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 4 × 16, राइट। 2 + 32 + 64 विच इज 98। लेकिन अगर मैं पूछूं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O2, सॉरी H2SO4, तो वो कितना हो जाएगा, 98 AMU। यहां तक की स्टोरी क्लियर हो गई। हमें एटॉमिक मास पता चल गया, मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, AMU कब लगाएंगे वो भी हमें समझ में आ गया। अब सोचो, अगर मैं कहता हूं, सुनना मेरी बात, कि अगर मेरे पास एल्यूमिनियम के एक एटम का मास पता है, अगर एल्यूमिनियम के दो एटम हुए तो कितना मास होगा, 54 AMU। तीन एटम हुए तो कितना होगा,
81 AMU। मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जितने एटम्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। या उल्टा चलते हैं, कि मान लीजिए मेरे पास 54 AMU। अच्छा, कोई पूछा कौन से कॉमन? बेटा प्रैक्टिस करते करते अपने आप समझ में आ जाएंगे, जो रेगुलरली यूज हो रहे हैं वो कॉमन है ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। बट यूं कह दो कि 1 से लेके 20 तक के याद कर लो। तो अगर मेरे पास 54 AMU एल्यूमिनियम है, 54 एल्यूमिनियम, तो मेरे पास एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं? कोई लिख रहा सर कहीं एनसीईआरटी में यूनिट्स लिखी हुई है एटॉमिक मास की। बेटा जहां लिखी हुई ना वहां गलत है, क्योंकि रेशियो है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो और प्लीज करके ये मत लिखा करो, सब पता है, कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ हो सकती है, तो लिखने की अलग बात है। तो 54 AMU है, मतलब 2 एटम हो गए। 81 AMU है, 3 एटम हो गए। तो इस तरह से अगर मुझे एल्यूमिनियम का मास AMU में पता है तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूं कि उसके कितने एटम्स होंगे। या अगर कोई मुझसे ये कह दे, कि फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम, अब ग्राम में एल्यूमिनियम, इन 100 ग्राम एल्यूमिनियम, तो क्या करेंगे? एल्यूमिनियम के एक एटम के वेट से डिवाइड करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। यही करोगे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। मास कितना है? 100 ग्राम। और एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना है? 27 AMU। हाँ, लेकिन यहां यूनिट अलग है, यहां अलग है, तो अब आप क्या करोगे? इस AMU को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। इस AMU को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? ग्राम में। क्या कर सकते हो? यानी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? 100/27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻²4। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, नंबर आ जाएगा। हाँ, लेकिन कह सकते हो नंबर बहुत बड़ा आ रहा है, नंबर बहुत बड़ा आएगा, दिख ही रहा है 10⁻⁻24 ऊपर जाएगा, तो ये नंबर बहुत बड़ा होगा। बट कैसे निकालना है ये समझ में आ रहा है। इसका भी मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको। अभी मैं बता रहा हूं कि हाँ कैसे, बट इसको और आसानी से किया जा सकता है। इसको अभी और आसानी से करेंगे हम, चिंता मत करो। बट ये एक क्वेश्चन था, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 100 ग्राम एल्यूमिनियम, निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, यहां पर AMU बहुत छोटा है, ग्राम बहुत बड़ी यूनिट है, डेली लाइफ में हम ग्राम या किलोग्राम में यूज करते हैं, तो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। इसी चीज को दूसरे तरीके से फाइंड आउट करेंगे। वो तरीका क्या, वो बताता हूं, है ना। तो अब आप जो सोच रहे हो वो चीज निकल के आएगी, वेट करो थोड़ा सा। जो आप सोच रहे हो ना, जो आगे आप पढ़ चुके हो, वो सब चीजें आएगी, पर धीरे 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 आएगी। उसमें एक स्टेप होती है, एक सीक्वेंस होती है, उससे पहले कोई चीज मैं आपको नहीं समझा सकता। देवाशीष ने लिखा सर बहुत सारी बुक में लिखा हुआ 1 AMU 1 ग्राम। कौन सी बुक में लिखा हुआ बेटा? ऐसे कौन सी बुक यूज कर दो? हैं? किसी बुक में नहीं लिखा हुआ 1 AMU इक्वल्स टू 1 ग्राम। गलत बोल रहे हो, ठीक है। और ऐसी कोई बुक तुम्हारे पास है तो मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई है, मेरे पास तो ऐसी कोई बुक नहीं है। नाउ अब एक टर्म और डिफाइन करता हूं मैं, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ये एक नई टर्म डिफाइन कर रहे हैं, सुनना मेरी बात को, एक नई टर्म डिफाइन कर रहे हैं। क्या किया मैंने? एटॉमिक मास क्या किया? ग्राम लगा दिया। तो इसका मतलब और कुछ नहीं है। आप क्या करो,
ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के एटॉमिक मास के आगे क्या लगा दो, ग्राम लगा दो। एटॉमिक मास के आगे क्या लगा दो, ग्राम लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। यानी अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना होगा, तो क्या करोगे, 56 ग्राम। यानी कुछ नहीं करना है, एक टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं ऐसे ही कि ग्राम लिखा हुआ है तो एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दो। आप कह सकते हो सर ऐसे तो मैं और भी कुछ कर सकता हूं, बिल्कुल, आप किलोग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम एक नई टर्म डिफाइन कर दो। तो क्या करूंगा, अगर किलोग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम मतलब 27 किलोग्राम, किलोग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन मतलब 56 किलोग्राम, ऐसी टर्म्स डिफाइन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी हमने एक टर्म डिफाइन की है कि एटॉमिक मास के आगे अगर आप ग्राम लगाते हो तो इसे क्या बोलोगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। यानी अगर मैं बोलूंगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम मतलब 23 ग्राम, राइट। क्यों ऐसा किया, इसका फायदा क्या है, टर्म तो डिफाइन कर दी, टर्म तो डिफाइन कर दी। अब यहां पर एक और क्वेश्चन देता हूं, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इन इट्स ग्राम एटॉमिक मास। यानी एल्यूमिनियम के ग्राम एटॉमिक मास में, मतलब अगर मेरे पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उसमें कितने एटम्स होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, मेरे पास एल्यूमिनियम कितना है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। यानी मेरे पास एल्यूमिनियम कितना है, 27 ग्राम, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 27 AMU। क्योंकि ये ग्राम में, ये AMU में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी ग्राम में और इसको भी ग्राम में। तो 27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये 27 से 27 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो पता है ये नंबर कितना आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। क्या आया, 6.022 इंटू 10⁻23। 27 कैंसिल आउट हो गया। अब सोचो आप, अगर मैं एल्यूमिनियम के बजाय, एल्यूमिनियम के बजाय मैं आयरन के लिए एक क्वेश्चन करवाता हूं, किसके लिए, आयरन के लिए, है ना। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इन इट्स ग्राम एटॉमिक मास। अब क्या करोगे आप, नंबर ऑफ एटम्स, ये सॉल्यूशन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन, क्या करोगे, ग्राम एटॉमिक मास, यानी इस बार आयरन की, आयरन है कितना मेरे पास 56 ग्राम, डिवाइडेड बाय 56 AMU। हुआ क्या, ये तो वापस कैंसिल आउट हो गया, 56 ग्राम अपॉन 56 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये टर्म फिर से कैंसिल हो गई, फिर से आंसर क्या आ गया, 022 इंटू 10⁻23। वही नंबर आया, वही नंबर आया। मतलब अगर कोई सा भी सब्सटेंस आप, कोई सा भी सब्सटेंस आप उसके ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर ले रहे हो, ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर ले रहे हो, तो नंबर तो उतना ही आएगा, नंबर उतना ही आएगा। यानी एक यूनिक नंबर निकल के आ रहा है, एक यूनिक नंबर निकल के आ रहा है, एंड दैट नंबर इज नोन एज अवोगाड्रो नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये नंबर कहां से आया, कहीं से, ये कैलकुलेशन करके आया, ये कैलकुलेशन करके आया। इसी को आप बोलते हो अवोगाड्रो नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे,
इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एन ए, सबस्क्रिप्ट में ए, यानी एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एक यूनिक नंबर आ रहा है। हर केस में यूनिक नंबर आएगा, चाहे आयरन लेते हो, एल्यूमिनियम लेते हो, सोडियम लेते हो, हर केस में एक यूनिक नंबर निकल के आता है और इसी नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या किया मैंने आपको यहां पर, मैंने समझाया है कि ये एवोगैड्रो नंबर कैसे निकल के आया है। ऐसा नहीं कि यार एवोगैड्रो नंबर ये होता है, किसी ने बताया, नहीं, ये निकल के आया भाई, अपने आप निकल के आया। और इस नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है? इस नंबर की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर कोई सा भी सब्सटेंस, अगर उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आप लेते हो, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर लेते हो, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स उतने ही होंगे। यानी अगर मैं ये कहता हूं नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑक्सीजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन, या यू इस तरह से लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल्स टू 14 ग्राम नाइट्रोजन इक्वल्स टू 27 ग्राम एल्यूमिनियम इक्वल्स टू 56 ग्राम आयरन इक्वल्स टू, और कुछ आप ले सकते हो, 23 ग्राम सोडियम, सब में बराबर है। यानी किसी के भी ग्राम एटॉमिक मास में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमेशा उतने ही होते हैं, और उसी नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। आज का आई थिंक टाइम हो गया है, 1-2 मिनट पहले ही ज़्यादा हो गए, अभी स्टार्टिंग है। आज की क्लास में यूँ कह दो मैंने आपको एटॉमिक मास समझाया है, मेनली ये समझाया है अभी तक, यूँ कह दो कि एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती। एक एटम का मास पूछे तो एटॉमिक मास के आगे एएमयू लगा दो, और जब आप एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगाते हो तो उसको बोलते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। और इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ग्राम एटॉमिक मास के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, वो हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। राइट? आज की क्लास में अभी मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अभी हम उस लेवल तक नहीं आए जहां से हम क्वेश्चन कर सके। तो कुछ होमवर्क नहीं है आपके लिए, ना आपको कहीं से कुछ और पढ़ना है। बस ये जो हमने पढ़ा है इसी के नोट्स को एक बार वापस से आपको पढ़ना है। बस इतना सा समझ में आना चाहिए जो मैंने बोला उसको अच्छी, कि एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती, एएमयू लगाने पे क्या होता है, या छोटे छोटे जो क्वेश्चंस करवाए थे वो समझ में आ जाने चाहिए। दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको और कुछ भी सोचने की, समझने की अभी कोई और ज़रूरत नहीं है। अभी आगे चीज़ें और आएगी, इंपॉर्टेंस और समझ में आएगी। अभी तो हम बीच रास्ते में हैं। बहुत बार क्या होता है कि लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो जब तक फाइनल एंड तक नहीं पहुंचते ना तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती है। तो आज मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया है और बहुत छोटी चीज़ पर फोकस किया है, बहुत डिटेल में हम गए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बेसिक्स को समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में कुछ फीड होता है ना, तो पहले उसको निकालना भी पड़ता है। जैसे अभी भी एटॉमिक मास की यूनिट नहीं होती, बहुतों की खलबली मच रही, सर मैं तो बोलता था, मैं तो बोलता था। तो वहां से क्या होता है कि पहले उसको हटाना पड़ता है, उस गलत कॉन्सेप्ट को, फिर सही कॉन्सेप्ट को वापस पुट करना पड़ता है, तो इसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए हमने धीरे धीरे करा है, और ये सब सही है। किस बुक में क्या लिखा है वो इतना मैटर नहीं करता है। बहुत सारी बुक्स में कुछ गलतियां हैं, सही बातें भी है, मैं ये नहीं कहता सारी सही है सारी गलत है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो बातें मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, तो आप उस पर मत सोचो, और जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करो। वो इसलिए मैं बोल पाता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, कोटा में बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो ये सारी बातें कोई आज पहली बार नहीं हो रही है, बहुत टाइम से हो रही है ना? तो उसको बस एक्सेप्ट करो और उसको समझो। चलिए, तो होमवर्क कुछ भी नहीं है, कोई बुक से कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये जो नोट्स है उसको अच्छी तरह से बना लो। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना? चलिए, बाय बाय।